क्या होगा अगर मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल लेयर्ड मांगा है जो मॉडर्न एरा की, उसको रिड्यूस करके बस एस्थेटिक बना दिया गया। क्या होगा जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि उसकी कहानी में प्रॉब्लम नहीं थी, कैरेक्टर्स में प्रॉब्लम नहीं थी, थीम्स में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अडेप्टेशन में प्रॉब्लम थी। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो घुल की। ये शो कोई एजी डार्क एक्शन शो बनने वाला था ही नहीं। रियल में मांगा इसकी है भी नहीं ऐसे। इट वाज ऑल अबाउट एग्जिस्टेंशियल हॉरर, आइडेंटिटी कोलैप्स और कैसे मोरालिटी के चिथड़े उड़ जाते हैं। टोक्यो घुल की मांगा के अंदर शुई इशिदा ने आर्ट को ब्लीड करवाया था इमोशन से। खाली उसके पैनल्स देख के तुम सफोकेट करने लग जाते। और कानेकी है खाली वो मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहा होता, वो एक समय पे खुद भी वो बन जाता। लेकिन एनीमे के अंदर साइकोलॉजिकल डेप्थ चीजों वो तो ट्रिम कर दी, इंटरनल मोनोलॉग्स थे वो सारे के सारे चुप कर दिए, आर्क से जो सारी की सारी रश कर दी। और टोक्यो घुल रूट एक ही तो कहानी का क्या भट्ठा गोल करा इन्होंने। और इस वीडियो के अंदर हम एक काफी बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होता कि अगर स्टूडियो हेड टोक्यो घुल को टोक्यो घुल की तरह ट्रीट करता, क्या फिर इस एनीमे को ग्रेटेस्ट एनीमे के अंदर इंक्लूड करा जाता। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई डिड टोक्यो घुल्स एनीमे फील्स इनकम्प्लीट। सो लेट्स गो। अच्छा, इसको मैं जैसे जैसे ब्रेक डाउन करता जाऊंगा तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके इन चीजों पे बातचीत कर रहा हूँ। और तुम्हारा जो भी पॉइंट हो वो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर पहले बताना कि टोक्यो घुल का जो एनीमे है क्यों कोलैप्स करा। मैं जानना पसंद करूंगा तुम्हारा विचार क्या है। पहले ये बात मैं वीडियो के एंड में बोलता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं जानना पसंद करूंगा। बिकॉज़ टोक्यो घुल इज वन ऑफ द एनीमे जो मैंने पहले ही देख रखा था। मेरे दिमाग में टोक्यो घुल और अटैक ऑन टाइटन एक समय पे एक साथ जाते थे। ये दोनों ही हैवी एनीमे हैं। लेकिन समय के साथ मैंने रियलाइज करा कितना फक्ड अप कहानी है इसकी टोक्यो घुल की। और फिर थोड़ा बहुत मैंने मांगा को डिस्कवर करा। लेकिन चलो मैं पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करता। सबसे पहला पॉइंट है कि आर्ट और जो विजुअल आइडेंटिटी थी वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करी गई। अब मांगा के अंदर सुई इशिदा ने काफी डिटेल्ड वे में कर रखा था काम। पैनल्स काफी ज्यादा डार्क थे, काफी ज्यादा ग्रिटी थे। एकदम तुम्हें ऐसा फील होता था कि क्या देख रहा हूं मैं। सिंबॉलिक इमेजरी थी उसके अंदर और काफी एक्सपेरिमेंटल पेज के लेआउट्स थे। और जो आर्ट स्टाइल था वो खुद ही एक साइकोलॉजिकल कहानी बता रहा था हमें। इवन तो मैंने ये इतनी मांगा पढ़ नहीं रखी, लेकिन कुछ पैनल्स देख के ही मेरे को ये एहसास हो जाता कि ये ज्यादा हैवी है एनीमे से। लेकिन जब भी मैं पढ़ूंगा मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा उसके बारे में। रिसेंटली तो मैं बर्जर्क की लेने की सोच रहा हूँ वैसे। लेकिन हाँ, बैक टू टोक्यो घुल। मांगा तो बहुत मस्त लगी मेरे को देखने में, लेकिन एनीमे के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, सारी चीज क्लीन कर दी, एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिया, सिंबोलिज्म वाली टोन खत्म कर दी, हॉरर एटमॉस्फेयर है जो रिड्यूस कर दिया। टोक्यो घुल साइकोलॉजिकल हॉरर ट्रेजेडी बनना था, लेकिन एनीमे ने उसको पूरा डार्क एक्शन सीरीज बना दिया। हाँ, वो एस्थेटिक था, लेकिन स्टोरी टेलिंग के मामले में बिल्कुल टट्टी। सेकंड पॉइंट आता है इंटरनल मोनोलॉग। अब देखो, जिन लोगों ने काफी ज्यादा एनीमे नहीं देख रखे या फिर अच्छे से एनीमे नहीं देखे, तो उन्हें इंटरनल मोनोलॉग का मीनिंग नहीं आएगा समझ में। लाइक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एनीमे के अंदर। इंटरनल मोनोलॉग के अंदर क्या होता है कि हमें कैरेक्टर के थॉट्स देखने के लिए मिलते हैं एज अ वर्बल फॉर्म में। और मांगा के अंदर हमें कानेकी की दिमाग में उसके फिलोसफिकल डिबेट्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, हेलुसिनेशन, सेल्फ हेट्रेड, मोरल क्वेश्चनिंग, वो सब कुछ देखने के लिए मिलता। विदाउट दीज मोनोलॉग्स कैन कानेकी है जो वो कुछ भी नहीं था। वो रिएक्ट कर रहा था उन इमोशंस के जरिए। एनीमे ने एक तरीके से जस्ट हमें ये दिखाया कि उसने करा क्या, लेकिन मांगा के अंदर हमें पता चला कि उसने क्यों करा था वो। और वो काफी बड़ा डिफरेंस लाता है। और इसको एग्जांपल के तौर पे मैं रखूं तो एक तरीके से ये लगा के चलो कि अटैक ऑन टाइटन के अंदर जब टाइटन्स लड़ रहे हैं, खाली वो लड़ रहे हैं और बातचीत भी नहीं कर रहे। लाइक अपने दिमाग में है ना, उनका कोई थॉट नहीं दिखा रखा हमें कि क्या थॉट चल रहा है इनका, बस वो उठा के फाड़ के फेंक रहे हैं बस। और फिर थर्ड पॉइंट आता है कि जो साइड कैरेक्टर्स थे वो अंडर कुक्ड थे भाई। उनका कुछ नहीं कर रखा था इन्होंने, बस टाइम पास में डाल रखे थे ऐसा लग रहा था। मैंने जब एनीमे देख रखा था उनका स्क्रीन टाइम काफी रिड्यूस कर रखा था इन्होंने, और सिंप्लीफाइड आर्क्स थी। इमोशनल मूवमेंट्स भी रश्ड लग रही थी सारी। टोक्यो घुल की मांगा है जो इसलिए वर्क कर रही थी क्योंकि वो ट्रेजिक थी, और सभी के लिए ट्रेजिक थी, सभी कैरेक्टर्स के लिए, खाली कानेकी के लिए नहीं। और प्लस ये बात भी नहीं है कि खाली कानेकी की ही इन्होंने वो दिखा रखी है ट्रेजेडी, उसकी भी वर्कअप कर रखी है इन्होंने, उसका भी समझ में नहीं आता। फोर्थ आता टोन इनकंसिस्टेंसी। सीजन 1 की जो शुरुआत थी वो पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल हॉरर थी, लेकिन रूटे पॉलिटिकल केओस से जो वो पूरी की पूरी स्पीड रन मार दी इन्होंने। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता कि टोक्यो घुल है जो एक तरीके से इमोशनल था एक टाइम पे, जो वो चिल्ला रहा था उनका वो फील हो जाता था कहीं ना कहीं दिल में, जो दर्द था उनका। लेकिन समय के साथ जितनी इनकंसिस्टेंसी थी वो बिखरा बिखरा लगता था सब कुछ। अब कहने को तो मैं फिलोसफिकल वे में उसको भी ये कह सकता कि जिस तरीके से कानेकी का कैरेक्टर बिखरा बिखरा था, शो भी बिखरा बिखरा था, बट डजंट मेक एनी सेंस ना भाई। बातें तो बोल के मैं कैसे भी फिक्स कर दूंगा, लेकिन नहीं है वो फिक्सेबल। और ये फिफ्थ पॉइंट पे मैं बहुत गुस्सा होता भाई। वर्ल्ड बिल्डिंग इनकी ओवर सिंप्लीफाइड थी भाई। मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता इस पॉइंट पे। बिकॉज़ द रीजन मैं इस बात पे इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि टोक्यो घुल यही है जो मैंने एनीमे देखा, टोक्यो घुल यही है। लेकिन इन रियलिटी मांगा के अंदर बहुत अलग चीजें थी। सीसीजी की पॉलिटिक्स बहुत अलग थी, घुल्स की हायरार्की बहुत अलग थी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी बहुत अलग थी, वन आइड घुल की जो माइथोलॉजी थी वो अलग
थी, बहुत अलग ही सीन थे। एनीमे के अंदर ये सारी चीजें मेंशन्ड थी, लेकिन मेन चीज मेरे को लग रहा था कि ये एक्शन एनीमे है। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए अब ये है, क्योंकि अब बड़ा होने के बाद मैं रियलाइज करता हूँ कि इसके अंदर डेप्थ तो इन्होंने हटाई दी, मोरल कॉम्प्लेक्सिटी थी जो एनीमे के अंदर बिल्कुल नहीं थी, पॉलिटिकली लेयर्ड भी नहीं था इतना। टोक्यो घूल का वर्ल्ड है, एक टाइम पे बहुत बड़ा लगा और एक टाइम पे अभी बहुत छोटा हो गया है एकदम। ऑन स्क्रीन हमें कुछ लगा ही नहीं इतना खास, कि वो दिखाने का तरीका उनका खास अच्छा नहीं था। और उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल डैमेज दे दिया टोक्यो घूल को। टोक्यो घूल रूट ए एक काफी चेंज्ड कैनन इवेंट था, लाइक पूरा का पूरा वर्ल्ड बदल दिया था एक तरीके से टोक्यो घूल का उसने। और फिर इन्होंने टोक्यो घूल रिलीज करा। ये मेरे को रोक के इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर री था, ठीक है। बाय द वे इन्होंने इसके अंदर अब मांगा ही कंटिन्यूटी पकड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन उसकी वजह से टाइमलाइन कंफ्यूजन हो गया। क्या तुम हाई से ससाकी को जानते हो? ये कैन कानेकी है भाई। मैंने जब इसको देखा था मेरे को फील ही नहीं हुआ था कि ये कैन कानेकी है, और बस इसी से मैंने अंदाजा लगा लिया कि भाई कितनी कंटिन्यूटी एरर है इसके अंदर। लिटरली मेरे को तो समझ में भी नहीं आया था ये क्या है। मेरे को लगा था कोई लिटरली अलग कैरेक्टर है, और अभी भी मैंने ना जब रिसर्च करी है, जब मेरे को रियलाइज हुआ ओ ये कैन कानेकी की है ना डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो ये मुद्दा है दोस्तों। अब देखो वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता मैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीजों की और बात करता मैं, जैसे कि इसका इमोशनल पे ऑफ था वो काफी अंडरमाइंड था, काफी छोटे टाइम में बिल्डअप देके खत्म कर दिया। कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप थे वो अंडर डेवलप्ड थे, जो सीन्स हमें देखने के लिए मिल रहे थे उनके अंदर नरेशन लैग्ड था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। टोक्यो घूल का पूरा पॉइंट ये था कि ये स्लो इमोशनली प्रेशर बिल्ड करता है देखने वाले पे या फिर मांगा रीड करने वाले पे, लेकिन एनिमे के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। प्लस इसके मार्केटिंग की तो बात ओहो क्या ही करे हम। आयरन योरी बहुत भयंकर, क्योंकि मांगा है बहुत अलग थी, लेकिन एनिमे को कैसे पोर्ट्रे करा गया मार्केटिंग के अंदर, इसके अंदर डार्क एस्थेटिक है, एजी प्रोटैगनिस्ट है, आइकॉनिक फाइट्स है, अनरेवल की ओपनिंग काफी अच्छी थी, आई अंडरस्टैंड, उसको कोई डाउट नहीं कर सकता, लेकिन पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। बट इन रियलिटी ये क्या थी? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे थी, ये फिलोसॉफिकल थी, मोरली ग्रे थी, डीपली ट्रेजिक थी। ये एनीमे ने पूरी की पूरी वाइब बेची, लेकिन मांगा असली फिलोसफी बता रही थी हमें कि क्या है ये, क्या बताना चाहता है इंसान जिस तरह ये लिखा है। और मैं सच्ची बताऊं ना, जिस तरीके से मैं अटैक ऑन टाइटन की बात करता हूँ ना इस चैनल पे, अब पता टोक्यो घूल को अगर अच्छे तरीके से अडेप्टेशन मिलती अभी जाके वो पॉपुलर होता और अभी भी उसकी बात हो रही होती, लेकिन अब कोई नहीं करता बात इस। तो ये रीजन इन्होंने कर दिया खराब। पेसिंग ने पूरे के पूरे तरीके से स्ट्रक्चर को बिट्रे कर दिया, एनीमे ने पूरी की पूरी कहानी चटका दी भाई। लेकिन एंडिंग के अंदर मैं तुम्हारा विचार जानना चाहूंगा कि तुम्हारा क्या विचार बनता है इस पे, सच्ची में बताना भाई मेरे को। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना अगर जो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।